जय गुरुदेव। आज मैं आपको एक ऐसी गुरु स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपको शायद ये यकीन हो जाएगा कि गुरु का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अ, कुछ लोग शायद मुझे जानते हैं, मैं 2015 में आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हूँ पूरे से, और 2018 में मैं टीचर बना, और लास्ट 5 ईयर्स से मैं गुरुदेव के दिखाए हुए पथ पर चल रहा हूँ और कोर्सेज़ ले रहा हूँ। पर ये स्टोरी 2015 की या 18 की नहीं है, ये कहानी है 2004 की। उस समय मैं एक स्टूडेंट था, पुणे के कॉलेज में पढ़ता था। तो शायद हमारे जो प्रोफ़ेसर थे, डीन थे हमारे, वो आर्ट ऑफ लिविंग के डिवोटी थे। उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए वहाँ एक कोर्स रखा था और हमें उसमें जाने का मौका मिला था। ऑब्वियसली हम लोग स्टूडेंट्स थे कॉलेज के, सबके लिए कोर्स था, तो वो फ्री था। और उस समय आई थिंक ये एस प्लस वगैरह नहीं हुआ करता था, सिर्फ बेसिक कोर्स होता था जो लंबा था, एक आई थिंक 7 डेज़ का कोर्स होता था वो। तो मैंने भी बाकी बच्चों की तरह उसमें भाग लिया था, पर मैंने उसको आधा ही किया था। जो लोग आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स जानते हैं उनको पता है कि क्रिया 2 बार होती है, तो अगर आपने एक करी है तो मतलब कि आप पूरे से नहीं करे हो, आधा है। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। कोर्स हमारा कॉलेज पौने 8 बजे हुआ करता था, तो उसका 2 घंटे पहले कोर्स था, तो 5:30 बजे जाना पड़ता था। तो मैं 20-22 साल के लड़के क्या करेंगे? टीचर भी उतना इंटरेस्ट से शायद नहीं सिखा रहे होंगे, तो हमने वो कोर्स वहाँ छोड़ दिया, मैंने और मेरे दोस्तों ने। पर अच्छा लगा था, जो भी कुछ किया था उस समय उतना ज्ञात नहीं था कि क्रिया क्या होती है, प्राणायाम क्या होते हैं। लेकिन जो भी कराया गया था कोर्स में, जितना भी मैंने अटेंड किया था, तो मुझे इतना समझ में आया था कि इट वाज़ वेरी रिलैक्सिंग, बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मुझे उसमें आया था। पर जैसा कि मैंने कहा, आधा ही किया था। ये 2004 की बात है। मैंने कभी कोई फ़ॉलो-अप्स नहीं किए, उसके बाद कहीं किसी से मिला नहीं। वो ज़माना था, उस समय सबके पास मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, और व्हाट्सएप, फ़ेसबुक तो थे ही नहीं। तो मुझे उतना मौका भी नहीं मिला किसी और से जुड़ने का, और मैं पुणे में था उस समय। 2005 की बात है, दिसंबर 2005 प्रिसाइज़ली मेरे क्लासमेट की शादी थी। 25 दिसंबर को उसका रिसेप्शन पुणे में था, और उस समय मुझे जॉब लगी थी, तो मैं मुंबई में आ गया था। तो मुंबई से पुणे का जो एक्सप्रेस हाईवे है, उसको बन के 2-3 साल ही हुए थे। तो उसमें एक एशियाड बसेस चलती थी, वो ब्लू रंग की एसी बसेस नई-नई शुरू हुई थी, वो दादर से निकलती थी, नॉन स्टॉप पुणे जाती थी। तो 25 का रिसेप्शन था, 24 की रात को ऑफ़िस वगैरह सब ख़त्म करके 8 सवा 8 बजे मैं दादर टर्मिनल पहुँचा, और वहाँ से मुझे वो बस पकड़नी थी। वहाँ से मैंने वो बस ली। मेरे बाजू में भी एक लड़का बैठा था, यंग सा ही था। हुँ। अब वो ज़माना देखिए, व्हाट्सएप, फ़ेसबुक, ट्विटर ये सब कुछ था ही नहीं। तो आपके पास टाइम पास के लिए क्या होता था जर्नी में, 4 घंटे की जर्नी है, क्या करोगे? अब किताब पढ़ोगे या अपने पड़ोसी से बात करोगे? तो मेरी भी उसके साथ बातचीत शुरू हुई, और वो बस नॉन स्टॉप जाती थी, तो वो बस बीच में लोनावला में 10-15 मिनट का ब्रेक लेती थी, जैसे कि अब भी लोग करते हैं। और वो नई-नई हाईवे बनी थी, तो इतना भीड़ नहीं हुआ करता था उस समय, एंड ट्रैफ़िक वगैरह भी बहुत कम रहता था। बसेस में भी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती थी। तो वो लोनावला में बस रुकी, मुझे भोजन करने की कोई इच्छा नहीं थी। मेरा जो साथी था, वो अपना भोजन कराया, वो अपना कुछ फ्रूटी-वूटी टाइप्स का कुछ लेकर आया। उसने मुझे भी ऑफ़र करी, बट मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं खाना था। फिर वो उसने अपना पिया, यहाँ-वहाँ घूमे, कुछ और बात करी, और हम लोग फिर बस चली। फिर से उसने थोड़ा मुझे ऑफ़र किया, उसने कहा बिल्कुल इतनी सी है, आपके लिए रखी है, आप पी लो। तो मैंने कहा ठीक है यार, दूसरी बार मना करना अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं उतनी सी फ्रूटी पी गया। और वहाँ लोनावला के घाट में जो बस चली, और वो देखते-देखते मुझे नींद आ गई। अब यूँ हुआ कि जब मेरी नींद खुली, उस समय मैं हॉस्पिटल में था और आईसीयू में था, वो सब मॉनिटर्स यहाँ-वहाँ लगे हुए थे, और आईसीयू समझ में आ रहा था, क्योंकि वो हार्ट रेट मॉनिटर, ये वो सब सब इधर-उधर दिख रहा था। तो मेरी नींद खुली, तो मेरे कज़िन भाई वहाँ थे, वो आए, सबने देखा, फिर मुझे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया कुछ टाइम बाद।
फिर मैंने कहा ये हुआ क्या, मतलब मैं अभी कहाँ हूँ और ये सब क्या हुआ? तो मेरे भैया ने कहा कि तुम 24 तारीख को दादर से निकले थे रात को 8-9 बजे और आज 26 तारीख है। तो तुम्हारी अभी नींद खुली है या बेहोशी से तुम अभी बाहर आए हो। मेरे लिए वो बहुत बड़ा शॉक था, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या मेरे साथ। और मुझे उन 48 घंटे, लगभग 40 घंटे का मुझे कुछ भी याद नहीं था। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो भैया ने कहा कि तुम्हारे एक दोस्त का मुझे फ़ोन आया था और उसने कहा कि ऐसे-ऐसे मेरी तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। फिर मैंने तुम्हें देखा तो हम तुम्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे तुम, तो हम तुम्हें वहाँ से लेकर यहाँ प्राइवेट में आए और अभी ट्रीटमेंट हो गई। तो मैंने अपने दोस्त जैसे ही पता चला मेरे दोस्त को कि मैं होश में आ गया हूँ, तो वो मेरा पहले क्लासमेट हुआ करता था जब मैं पढ़ाई करता था। तो वो भी मिलने आया, तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि 25 तारीख की सुबह करीबन 6 बजे के आसपास उसको किसी का फ़ोन आया नॉर्मल लैंडलाइन से कि तुम्हारा दोस्त ऐसे-ऐसे नाम का ऐसा इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ससून हॉस्पिटल है पुणे में, वहाँ पड़ा हुआ है, जाओ जाके उसको तुम्हारी ज़रूरत है। तो कह रहे मैंने तो सोचा कोई प्रैंक कर रहा है, तो मैं फ़ोन डिस्कनेक्ट करके सो गया क्योंकि छुट्टी का दिन था, उठने की जल्दी नहीं थी, वो भी दिसंबर में पुणे की सर्दी। तो 10 मिनट बाद उसको फिर फ़ोन आया कि जाओ, नहीं तो वो नहीं बचेगा, वो मर जाएगा। तो तब उसको उसकी वाक़ई में आँख खुली और उसे लगा कि प्रैंक हो ना हो, अगर वो प्रैंक मैंने ही किया है तो उसने तय कर लिया था कि वो आके मुझे ज़रूर मार देगा। पर जब वो ससून हॉस्पिटल आया, उसने देखा, मेरी हालत देखी, तो उसे समझ में आया कि वाक़ई में सिचुएशन ख़राब है। कहीं से उसको मेरे भैया का नंबर मिला जो मेरे कज़िन भाई थे, क्योंकि उसको चार्ज दे नहीं रहे थे वो लोग, कि वो दोस्त था, तो उसने रिलेटिव्स को बुलाया। फिर जो भी हुआ उसके बाद 4-5 दिन हॉस्पिटल में बिता के हम लोग बाहर निकले। और क्योंकि ये उस बस में हुआ था, तो वो पुलिस केस बनता था, तो मुझे पुलिस स्टेशन भी बुलाया गया था। उन्होंने कहा था कि जब ये ठीक हो जाए, होश आ जाए, तो इनको पुलिस स्टेशन भेजो, इनका स्टेटमेंट लेना है। तो मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि जो मेरे बाजू में लड़का बैठा था उसने फ्रूटी में एक कंपाउंड मिला के मुझे पिला दिया था। कुछ बारबीक्यूरेट नाम का ऐसा कोई तो कंपाउंड था। मुझे बताया गया कि ये जो कंपाउंड है ये भैंसे, गाय या फिर घोड़े हैं, ऐसे जो बड़े जानवर हैं, उनको सर्जरी करने से पहले एनेस्थीसिया देते वक़्त उस समय उसका कुछ उपयोग होता था। उस टाइप का कंपाउंड, और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में दे दिया गया था मुझे। तो मुझे उनको रिकवर करने के लिए थोड़ा जो भी प्रॉब्लम आया, तो वो सब उन्होंने कहा। तो मैंने कहा लेकिन एक एक सवाल मेरे मन में था, मैंने कहा अगर मैं उस टाइप का कंपाउंड पी के बेहोश हुआ था और आप कह रहे हो कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था, तो आपने मेरे दोस्त को कैसे ढूँढा? तो वो पुलिस वाले, क्या वो हवलदार था, उसने कहा मैंने नहीं ढूँढा, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मुझे सिर्फ़ इतना बताया गया कि तुम्हें यहाँ से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। किसने फ़ोन किया, क्या किया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने कहा फिर मैंने अपने दोस्त को पूछा कि तुमको फ़ोन किया किसने? उसने कहा मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने उससे वो नंबर लिया, हमने उस नंबर पे डायल किया तो पता चला कि वो एक पब्लिक बूथ का नंबर था। पहले एसटीडी, आईएसडी कॉल्स के लिए वो पब्लिक कॉलिंग सेंटर्स हुआ करते थे। लाल रंग का फ़ोन होता था वहाँ पर, जिसमें सिक्का डाल के फ़ोन करते थे। तो वैसे किसी का वो नंबर था। हम वहाँ गए तो ऑब्वियसली इतने लोग, और वो भी हॉस्पिटल के बाहर का वो पब्लिक बूथ, तो उनको तो याद नहीं होगा, उस ज़माने में सीसीटीवी कैमरा ये वो सब भी उतना नहीं था। तो वहाँ से भी हमें पता नहीं चला कि वो फ़ोन किया किसने था। पर मेरे मन में कुछ ना कुछ था, मैंने कहा नहीं यार, मैं जाके पूछता हूँ। तो हम हॉस्पिटल में गए, वो इमरजेंसी वार्ड में उस समय कौन था, उसको ढूँढा, उससे जाके मैंने पूछा। उसने कहा मुझे नहीं पता कौन था, लेकिन एक आदमी आके यहाँ बैठा था करीबन 5 बजे के आसपास, और 20-25 मिनट बैठा था, और वो हमें सिर्फ इतना ही बता के गया कि मैं इसकी व्यवस्था करके जा रहा हूँ, और हो सकता है उसने फ़ोन किया हो आपके दोस्त को। तो मैंने कहा बट कौन आदमी है, और वो मेरे दोस्त को क्यों फ़ोन करेगा? कह रहे कुछ तो बताओ। कह रहे नहीं, वो मिडल एज्ड आदमी था कोई, ऐसे थोड़ा मूछ दाढ़ी वगैरह थी शायद उसकी, ऐसा कोई एक आदमी था।
मुझे पता नहीं था, मैंने कहा होगा कोई मतलब बहुत बड़ा भला इंसान है जिसने मेरी जान बचाई, तो मुझे उसको थैंक यू बोलना चाहिए, शायद कभी ना कभी ये थैंक्स बोलने का मौका आएगा। और उस समय मैं इन बात को भूल गया और आगे बढ़ गया। और उन्होंने ये बताया था कि वो आदमी मेरे साथ 20-25 मिनट बैठा था एंड जो भी है, उसके बाद जो हुआ। नाउ कट टू फ्रॉम 2005 टू 2015। तो 2015 में मेरी वाइफ़ का ट्रांसफ़र हुआ था 2014 दिसंबर में पुणे वापस। हम लोग थाने में रहते हैं, तो वहाँ से वो पुणे उसका ट्रांसफ़र हुआ, उसको वहाँ जॉब मिली। करने को कुछ नहीं था, उसने यहाँ वहाँ ढूँढा, उसका आर्ट ऑफ लिविंग मिला, उसने कोर्स किया, उसे अच्छा लगा, उसने मुझे भी कोर्स कराया। तो मैंने भी जब कोर्स किया, मैं सुदर्शन क्रिया करी। तब मैंने बताया उनको कि ये मैं पहले एक बार ये सब थोड़ा-सा अटेंड कर चुका हूँ, आधा-अधूरा मेरा हुआ है और क्रिया हुई। उस समय भी मुझे कुछ इतना रियलाइज़ेशन नहीं हुआ, बट एक्सपीरियंस आया, ये समझ में आया कि नहीं-नहीं ये अच्छा है। पिछली बार तो मैंने छोड़ दिया था, बट इस बार नहीं छोड़ना है। इस बार मैं इसको पूरे से अच्छे से करूँगा। और 2015 में मैं फिर से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा। जैसे ही हैप्पीनेस कोर्स किया, एडवांस कोर्स किया, डीएसएन किया। डीएसएन के दौरान सेवा काफ़ी सारी हुई। हमने मिलके एक आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम पुणे में ऑर्गेनाइज़ किया। उसके लिए स्वामी जी आए थे, तो स्वामी जी ने वो कंडक्ट किया था। तो जो वॉलंटियर्स थे, जिन लोगों ने स्वामी जी के साथ क्रिया करी थी, जो कोर्स अरेंज किया था, उनके लिए स्वामी जी ने कहा कि मैं आपके लिए एक अलग से लॉन्ग क्रिया का सेशन लेता हूँ। और उस सेशन में उन्होंने जो लॉन्ग क्रिया प्ले करी, वो पुरानी वाली लॉन्ग क्रिया थी। जो पुराने आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स हैं, शायद उनको ये बात पता है कि पुरानी लॉन्ग क्रिया लंबी है और जिसमें गुरुदेव काफ़ी सारी बातें बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं एज़ कम्पेयर टू द वन दैट वी डू नाउ। सो वो उसमें वो जब लॉन्ग क्रिया करी, वो लॉन्ग क्रिया करके उठने के बाद आई वॉज इन ट्रांस। और मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि सडनली जिन्होंने वो लॉन्ग क्रिया करी है, उन्हें समझ में आएगा मैं इस समय क्या बोल रहा हूँ। गुरुदेव उस लॉन्ग क्रिया में कई बार ये बात बोलते हैं, कीप ब्रीदिंग, डू नॉट गिव अप। और उस समय कहीं ना कहीं मेरे मेमोरी के एक घर से एक छोटी सी आवाज़ आकर मुझे ये बताती है कि 24 दिसंबर 2004 की उस रात, 2005 की उस रात को मेरे साइड में जो इंसान बैठा था वो कोई और नहीं, गुरुदेव ही थे। क्योंकि वो मुझे बोल रहे थे, कीप ब्रीदिंग, डू नॉट गिव अप, कीप ब्रीदिंग, डू नॉट गिव अप। उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो गई, क्योंकि उसके बाद मुझे ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मेरे दोस्त का मोबाइल नंबर जो मुझे कभी याद नहीं था, मेरा फ़ोन, मेरा वॉलेट, सब कुछ जो चोरी हो चुका था, किसी को इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। वो कैसे हुआ? ये सब कृपा से हुआ। उस समय वो रियलाइज़ेशन हुआ। उसके बाद मैंने तय कर लिया था कि मुझे आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर बनना है, गुरुदेव की सेवा करनी है, जितनी मेरे से बन पाए मैं उतना करूँगा। और उसके बाद से मैं इस पथ पे आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन मेरा ये जो जीवन है, ये पूरी तरह से गुरुदेव की वजह से है, उन्हीं को अर्पित है और उन्हीं को समर्पित है। तो आज स्पेशल दिन पर मैं अपनी पूरी श्रद्धा से उनको प्रणाम करता हूँ। और ये गुरु स्टोरी आपको आज स्पेशली मैं आज सुना रहा हूँ, क्योंकि इस बात को आज एग्जैक्टली 18 साल हो चुके हैं। और मैं चाहता था कि लोग भी इसको जानें, और अगर इस स्टोरी से इंस्पायर हो सके तो ज़रूर इसको अपनी इंस्पिरेशन में उतार के ये समझे कि गुरु का अपने जीवन में कितना महत्व होता है। आप सबका दिन शुभ रहे। जय गुरुदेव।